हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज क्लास 11 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में आज का क्लास जो बेसिकली रहेगा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, जिसमें हम जो भी क्लास 9 में जो सेल के बारे में पढ़े उसी का डिटेल वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में जानेंगे, फिर यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे, फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बाद आगे आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये चैप्टर क्यों ही स्टार्ट किया। अगर क्लास 11 का था तो लिविंग वर्ल्ड ही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पहले समझेंगे, अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को आप पहले समझेंगे तो उससे ये पता चल पाएगा कि सेल क्या है, सेल टिश्यू क्या है, ऑर्गेन क्या है। क्योंकि आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाइएगा तो उसमें सेल के बारे में, व्हाट इज़ लिविंग के बारे में जानना होगा, फिर वहाँ पे ग्रोथ के बारे में जानना होगा, डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। ये सारा पार्ट हम जान रहे हैं स्किप हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या लेटेस्ट जो एनसीईआरटी पब्लिश हुआ उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो चुका है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगा। स्पीसीज़ के बारे में जानिएगा, जीनस के बारे में जानिएगा, टैक्सोनॉमी के बारे में जानिएगा। तो अगर आप ये चैप्टर पहले समझ लेते हैं तो वो चैप्टर समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने ये चैप्टर सेलेक्ट किया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। फिर है यहाँ पे सेल, व्हाट इज सेल। अगर हम सेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेल क्या है। और आप हमसे बेहतर या आप ये भी जान रहे होंगे कि सेल का डेफिनीशन भी क्या है और सेल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट में लिखा गया है सेल क्या है, द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप पूछेंगे सर इसमें नया क्या है, ये तो हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी पता है, क्योंकि इसलिए आज हमने शुरू में ही बताया कि जो क्लास हम जो ले रहे हैं वो उसमें आप बहुत सारे वर्ड के साथ आप फैमिलियर होंगे पहले ही। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सेल क्या है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सिंपल डेफिनेशन पे बोले तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सेल के ही बने होंगे। ठीक है, और बेसिकली जो हम आज समझाएंगे उसमें एनसीईआरटी का पार्ट भी आपको समझ में आते जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो को देखें उसके जस्ट बाद 10 मिनट या 15 मिनट निकाल के आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, क्योंकि हमने जो भी कंटेंट लिया है सारा एनसीईआरटी के बेस पे ही लिया है। तो जो भी चीज़ हम समझाएंगे, जो भी चीज़ बोलेंगे, सारा एनसीईआरटी का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है क्यों है। अगर ये क्वेश्चन हम ही आपसे पूछे या आप भी अगर बैठे होते ऑफलाइन क्लास में तो ये भी पूछते कि सर क्यों कहेंगे कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम पूछे कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या आप कह सकते हैं चाहे वो यूनिसेलुलर हो। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो। आपको एग्जांपल पता होगा यूनिसेलुलर में आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे यूनिसेलुलर में अमीबा। ठीक है, बैक्टीरिया भी ले सकते हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। प्लांट्स ले लीजिए या एनिमल ले लीजिए, उसी के इंक्लूडिंग में हमारा ह्यूमन बींग्स भी आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहेंगे क्योंकि कोई भी एनीथिंग, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल का ही बना रहेगा। आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो आप याद रखिए क्यों कहे हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, एक एग्जांपल आप फैमिलियर होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे क्या होंगे, सेल्स के ही बने होंगे। आप क्या याद रखिएगा, सारे जो है वो सेल के ही बने होंगे।
कुछ एक सेल के बने होंगे जिसे हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, कोई मल्टीपल सेल से बने होंगे जिसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो हमने पहला पार्ट यहाँ से क्लियर क्या किया कि हमें क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे सेल को, ठीक है। फिर वर्ड आता है कि आप फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे, क्योंकि फंक्शनल यूनिट में एनसीईआरटी क्या बोला, एनसीईआरटी यहाँ पे ये बोला, ये वर्ड से आप याद रखिए कि एनसीईआरटी बोला कि एनीथिंग लेस देन द सेल, अगर कोई सेल से छोटा होगा या बोल सकता है लेस देन द सेल्स, उसे हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। मतलब एनसीईआरटी बोला इनमॉर्टल। क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर सेल्स या नॉन लिविंग हो उसे हम लिविंग नहीं कह सकते हैं, मतलब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे मेरे हाथ में फैन हो तो पेन कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पे एक्ट ना करे तब तक वो फंक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमने ये लिखा कि स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वो एक सिंगल सेल का ही बना होगा। और फिर हमने कहा कि क्यों हम उसको फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी भी ये लाइन में बोला कि एनीथिंग, कोई भी चीज लेस देन अ सेल, सेल से छोड़ के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंश्योर नहीं कर पाएगा कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। जब तक उसमें लाइफ या सेल से कम होगा, सेल नहीं होंगे, वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कहते हैं। यहाँ से आप ये भी आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी या इंडेक्स क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन था कि व्हाई द सेल इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप वहाँ पे रट के या आप समझ के ही लिखे होंगे, सेम आंसर यहाँ पे भी वही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हो, वो क्या होंगे, आइदर वो सिंगल सेल्स के बने होंगे या मल्टीपल सेल्स के बने होंगे, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल्स के बने होंगे तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, अगर वो मल्टीपल सेल्स के बने होंगे तो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, क्योंकि हमने ये सारा पार्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ में अभी समझाया, ठीक है। तो हमने ये भी कहा कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है। मतलब अगर ये एग्जाम्पल अभी याद होगा, अभी हमने कहा अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्स का ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या कर सकता है, ये अपना सारा काम कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन भी ले सकता है, एक्सक्रीशन भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, क्योंकि तीनों चीज़ जो हम बताएं ये सारा 10th क्लास में ही पढ़े थे। पहला लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन में ही हमने पढ़ा था कि जो अमीबा है वो एक 5 स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारा स्पेस जो ये 5 स्टेप बताया उसमें क्या होगा, अमीबा अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि चाहे वो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बताया कि अमीबा जो है, अगर हम रिप्रोडक्शन का बात करें तो क्या होगा, ये अमीबा अभी डिवाइड होके 2 डाउटर अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, 2 डाउटर सेल या 2 डाउटर अमीबा में डिवाइड हो गया। तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाया? बिल्कुल कर पाया, ठीक है। फिर क्या हो गया, परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो अभी हमने तो ये भी समझाया ना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद से डिवाइड कर सकते हैं, खुद से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मतलब एक सिंगल सेल भी ये सारा फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आए, जैसे प्लांट हो या ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स वो सेल जो है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर सकते हैं, उसके पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा कि सेल जो है आगे जाके टिश्यू बन जाता है, ठीक है, टिश्यू जाके ऑर्गेन बन जाते हैं, ऑर्गेन जाके ऑर्गेन सिस्टम हो जाता है, ऑर्गेन सिस्टम हो जाता है, और ऑर्गेन सिस्टम जाके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
इसलिए हमने क्या कहा, प्लांट और एनिमल का एक ऑर्गेनिज्म का। तो मतलब अगर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा। मीन्स हर एक सिस्टम अलग अलग काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स काम का बंटवारा। अगर अभी हम बोल रहे हैं या अभी हम अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मीन्स नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। मतलब हर एक काम करने के लिए हर एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ तक में हमने सेल के बारे में बताया, सेल क्या है, सेल का ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, सेल क्यों हम उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, यहाँ तक में आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ द सेल में आते हैं, हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ द सेल में आते हैं तो आपको फैमिलियर होंगे हु डिस्कवर द सेल। आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में क्या हुआ, सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि इसने जो सेल का डिस्कवर किया वो डेड सेल पे किया। ठीक है, डेड सेल पे किया मींस वो जो थे वो एक पेड़ जो है, पेड़ का जो ये छाला होता है, ये जो पार्ट है, लेयर, अगर हम दिखा रहे हैं एक कलर से, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री या बोलते हैं कॉर्क सेल। ठीक है, अगर हम इसी को बोलते हैं कॉर्क सेल। ठीक है, तो क्या किया रॉबर्ट हुक ने, क्या किया, पेड़ का छाला को लिया और उसको जब माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, खुद से माइक्रोस्कोप बनाए थे, उस माइक्रोस्कोप में जब ये सेल के बारे में देख रहे थे तो उसे कैसा दिखा, हनी कॉम्ब के जैसा दिखा। कि यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि हनी कॉम्ब कैसा दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता कैसा दिखता है, इस प्रकार दिखता है। ठीक है, इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ पे उसने ऐसा हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर देखा। अगर यही शेप को यहाँ पे लाके हम इसका दिखाएं तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये बोला। अब बोला कि ये जो है स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटा छोटा कंपार्टमेंट जो दिख रहा है, उसी को इसने सेल बोला, उसी को इसने सेल बोला। और ये सेल से पहले इसने बोला लिटिल रूम के बारे में बोला कि ये लिटिल छोटा छोटा रूम जो है, ठीक है, लिटिल रूम बोला। और बाद में इसे हम लैटिन वर्ड सेलुला भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में डेड सेल में वो क्या किए, सेल का डिस्कवरी किए। ठीक है, और डेड सेल यानी कि बार्क ऑफ द ट्री। और ये बार्क ऑफ द ट्री कुछ नहीं है, ये सेल वॉल है। और हम जानते हैं जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाएं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल के बारे में डिस्कवर किया। और किसमें किया, डेड सेल में किया। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे 10-12 साइंटिस्ट को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 3 से 4 साइंटिस्ट के बारे में है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला हमने डिस्कवरी जो है, सेल का डिस्कवरी के बारे में जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट हुक को ही जाता है। और टाइम जो था 1665 था जिसमें डेड सेल के बारे में डिस्कवर किया। डेड सेल में अपना डिस्कवरी दिखाएं कि सेल क्या होता है। फिर आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लियोन हुक, एंटोन वॉन लियोन हुक। ठीक है, जिसने क्या किया, एक लिविंग सेल में दिया, लिविंग सेल में अपना डिस्कवरी को दिया। लिविंग सेल में मतलब कोई जो लिविंग सेल्स है उसमें सेल के बारे में बताया। ठीक है, वो जो थे वो क्या किए, एक पॉन्ड जो है उस पॉन्ड से एक पानी लेके आया, खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किए थे। उस माइक्रोस्कोप में जब उस सेल को देखे तो सेल में कुछ हलचल देखने को मिला। हलचल क्या देखने को मिला कि सेल में कुछ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसने सेल के मूवमेंट के बारे में देखा तो ये लिविंग सेल के बारे में बताया, ये एक सेल है। सेम उसी तरह ह्यूमन का चिक में देखे, स्पर्म सेल में देखे, मोटिलिटी उसे दिखा।
ठीक है। तो इस तरह उसने लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी में बताया कि जो एंटोन लियोन हुक है उसने लिविंग सेल में इसका डिस्कवरी के बारे में बताया। तो आपको ये याद रखना है कि लिविंग सेल में किसमें डिस्कवर किया, लिविंग सेल जो थे डेड सेल रॉबर्ट हुक, ठीक है, और तुम्हारे पास लिविंग सेल एंटोन वॉन लियोन हुक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पॉन्ड वाटर का ही वो एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोटिस्टा का, ठीक है। फिर आता है क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन का, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे न्यूक्लियस में डिस्कवर किए, न्यूक्लियस का डिस्कवर किए, और न्यूक्लियस का डिस्कवर में उसने किस में बोला, न्यूक्लियस का डिस्कवर उसने रूट सेल में बोला, ठीक है। जब वो रूट के सेल्स के बारे में एथी कर रहे थे स्ट्रक्चर, उसमें बताया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए कि हमने क्या कहा कि डिस्कवरी ऑफ द सेल में अभी हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में, दूसरा एंटोन वॉन लियोन हुक के बारे में जिसने लिविंग सेल में अपना डिस्कवरी दिया। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन जिसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। फिर आते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। इससे क्वेश्चन 2 या 3 बनता है, मतलब अगर हम क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे इस सेक्शन के लास्ट में कि इस सेशन के बाद में कि कैसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सेल थ्योरी है, ठीक है, एक्चुअल सेल थ्योरी का क्रेडिट किसी को जाता है, लेकिन फर्स्ट जो सेल थ्योरी के बारे में दिए उसमें किसने दिया, उसमें 2 साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। एक आता है, टाइम है 1838, ठीक है, मैथ्यूज स्वीडन, और दूसरा है थ्योन स्वान्स ने दिया, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे। पहला क्वेश्चन आपको याद होगा 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा था कि जो स्वीडन जो थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। अगर ये बॉटनिस्ट है तो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते होंगे। तो इसने क्या कहा कि कोई भी सेल हो, चाहे वो कोई भी प्लांट सेल हो, कोई भी प्लांट हो, वो सेल से ही बने होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जो प्लांट सेल है आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। जो प्लांट सेल है वो भी अलग अलग सेल से बनते हैं और आगे जाके उसे हम टिश्यू बोलते हैं या एक टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो स्वान्स ने क्या कहा, स्वीडन ने कहा कि कोई भी प्लांट हो, ठीक है, वो सेल के ही बने होंगे, और वो जो सेल्स बने होंगे, प्लांट सेल जो बने होंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेल्स से ही बने होंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेल्स आगे जाके जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। फिर साइंटिस्ट आते हैं स्वान्स भी क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे तो इसने कुछ कहा, एनसीईआरटी का लाइन उठाया गया, गौर कीजिएगा या समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। जो जूलॉजिस्ट थे स्वान्स ने क्या कहा, पहला पॉइंट कहा, द प्रेजेंस ऑफ द थिन आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा बोलेंगे। अगर कोई भी सेल है, ठीक है, अगर हम सिंपल एक सेल बनाते हैं कंपार्टमेंट जैसा, अगर ये सेल है तो उस सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। किसने कहा, स्वान्स ने कहा। वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उसने पहला पॉइंट में ये कहा, द प्रेजेंस ऑफ द थिन आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। और जो सेल वॉल होगा एक यूनिक फीचर होगा प्लांट सेल का। अगर यही एक प्लांट सेल हो तो प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहर जो कवरिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि स्वान्स ने नहीं कहा, स्वान्स ने कहा, वो बॉटनिस्ट स्वीडन ने नहीं कहा कि वो जो बॉटनिस्ट थे, आप याद कीजिए कि बॉटनिस्ट है तो सेल वॉल कहा होगा क्योंकि प्लांट में ही सेल वॉल होता है। वो चीज़ आपको याद ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मिसमैच हो जाए, गलत हो जाए। तो आप यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि स्वान्स ने कहा, क्या कहा कि यूनिक फीचर जो है प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट में क्या कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं सेल से ही बने होते हैं और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसी से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्योंकि पिछले हमने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया। जिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये बोला कि जो सेल है आगे जाके टिश्यू बनता है, टिश्यू जाके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जाके ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके ऑर्गेनिज्म बनता है।
ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसी के प्रोडक्ट हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो टिश्यू, जब बहुत सारा सेल्स टिश्यू जुड़ेंगे तो ऑर्गेन, और बहुत सारा ऑर्गेन जुड़ेंगे तो एक ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। फिर यहाँ तक समझने के बाद अब जो था, अगर ये जो दोनों मिल के जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट ने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, और एक साइंटिस्ट एक लाइन बोला कि ऑल द सेल्स वेदर दे आर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड देयर सेल प्रोडक्ट। ठीक है, हमने क्या कहा कि इसने दोनों ने मिलके, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, उसने प्लांट के बारे में स्टडी किया, इसने एनिमल के बारे में स्टडी किया, और दोनों मिलके एक थ्योरी दिए जिसे बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में ये बोला कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल, वो सेल से ही बने होंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, वो सेल से ही बने होंगे, इसलिए उसे हम सेल थ्योरी कहा। ठीक है, लेकिन ये दोनों का जो पोस्टुलेट्स या थ्योरी थे, उसमें एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम है रोडोल्फ वर्गो, जो टाइम है 1855। उसने क्या कहा कि आप जो बोल रहे हैं कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सेल के ही बने होंगे, तो आप बताइए ये सेल आया कहाँ से। ठीक है, तो उसमें यही लिखा है, द थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि रोडोल्फ वर्गो ने पूछ दिया कि आप बोल रहे हैं जो प्लांट है या एनिमल है वो सेल्स के ही बने हुए हैं, तो बताइए ये सेल आया कहाँ से। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिस थ्योरी हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल वेर फॉर्म्ड, सेल बना कैसे, हाउ द सेल वेर फॉर्म। ठीक है, जो ये चीज के बारे में एक्सप्लेन किए, एक्चुअल क्रेडिट जो है वो रोडोल्फ वर्गो को ही दिया जाता है, वर्गो। तो यहाँ पे क्या बोले, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। जैसे अगर ये एक अमीबा सेल है, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक अमीबा है, ये आगे जाके जब डिवाइड होगा, ठीक है, तो टू डाउटर अमीबा में डिवाइड होगा। ठीक है, जब ये डिवाइड होंगे तो क्या होगा, टू डाउटर अमीबा में डिवाइड होगा, टू डाउटर अमीबा में डिवाइड होगा। तो ये जो डाउटर अमीबा है ये कहाँ से आया, पेरेंटल अमीबा से। मींस जो ये सेल है आया कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया कि द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड आर कम फ्रॉम, या कह सकते हैं उसी को इसने लैटिन वर्ड में क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में कहा। तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक याद होगा तो 18 या 19 में, 2019 में नीट में क्वेश्चन पूछा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड किसने दिया। तो आपको याद रखना है, रोडोल्फ वर्गो ने दिया। ठीक है, और यहाँ पे मिलके अब जो था सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। तो यही लिखा है, ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस, स्वीडन और स्वान ने जो दिया था सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए और कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट्स क्या था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सेल से ही बने होंगे और उसके प्रोडक्ट होंगे। फिर ये कहा कि ऑल सेल्स, जितने सारे सेल्स हैं वो अराइज है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाए ना कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, कि जो सेल है और उसके सेल्स के प्रोडक्ट हैं, और एक्चुअल क्रेडिट किसको जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ तक एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको मात्र एक पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। आप बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछा कि आपको क्या आंसर होगा, सेल होगा। क्या बोले, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है वो होता है सेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो आप सोचेंगे कि एग्जैक्टली हम किसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया, फाइनल नहीं पूछा। तो इसके वजह से यहाँ पे हम मारेंगे स्वीडन एंड स्वान ने बोला। ठीक है, क्योंकि फाइनल अगर बोलता हु मॉडिफाई द सेल थ्योरी तब हम रोडोल्फ वर्गो के बारे में जाते हैं, लेकिन वहाँ पूछा हु प्रपोज, किसने दिया सेल थ्योरी, शुरू में ये याद रखना है। अब यहाँ से बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे बोला ऑप्शन ए, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। क्या होता है,
नहीं, क्योंकि ये स्वीडन और स्वान्स का हाइपोथेसिस था। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो डेफिनेशन होता है सेल्स का, ये थोड़ी ना ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब होता है। फिर बोला न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्या न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, 2018 में नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको इससे याद रखना है। फिर अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइनल सेल थ्योरी, बोला इनमें से कौन सा, ये नॉट को आप याद रखिएगा, पार्ट ऑफ द फाइनल सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, पहला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जी हाँ, ये तो पहला थ्योरी है। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल। सेल्स आर द थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में नोट पूछा है। ठीक है, मतलब क्या बोला कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही बनते हैं, ये तो सेल थ्योरी ने कहा। दूसरा कहा ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल। फिर लास्ट में ये बोला कि जो सेल है वो क्या है, थिन आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो हमने एथी में पढ़ा। ठीक है, सेल थ्योरी में जो थे स्वान्स थे उसने बताया, सेल थ्योरी में जो पॉस्टुलेट था उसमें नहीं बताया, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। ठीक है, फिर आते हैं आगे। ठीक है, ये आंसर देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्या बोला, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यहां तक तो सही लग रहा है कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैपेबल हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए, बिल्कुल सही। बट दे कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटी या ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ दिस लाइफ, क्या ये सही है? आगे पढ़ते हैं। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ, ये भी हमने आपको पढ़ाया। फिर बोला कि एंटोन लियोन हुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल, बिल्कुल सही। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, ये तो आपको श्योर लग रहा है कि सही है, ये लग रहा है सही है, फिर ये भी लग रहा है सही है। फिर यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो हाफ पार्ट है वो सही है, यूनिसेलुलर आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बट वहाँ पे लिख दिया है कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने ये पढ़ाया कि कैसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पढ़ाया कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा, उसके अलावा ये बोला कि परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन भी करेगा लाइफ का, और यहाँ पे बोला है कि नॉट परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे बोला कि एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा कि करेगा परफॉर्म ऑल द वाइटल लाइफ, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब हमारे पास आगे पार्ट में देखते हैं। तो हम आज तक में आपको ये पढ़ाएं कि क्या होता है नहीं होता है, फिर हम आगे पार्ट में आते हैं जो सेल का ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। यहाँ तक में आपने सीख लिया कि इंट्रोडक्टिव पार्ट में इतना ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ तक में आपको एनसीईआरटी में भी लाइन में पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन यही लिखा होगा, क्वेश्चन भी यहीं तक में यही सारा क्वेश्चन अभी तक मिल रहा है थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। अगर हम सेल का ओवरव्यू पढ़ते हैं, मतलब जो क्लास 9 में हमने सेल के बारे में पढ़ा, या पूरा सेल का ओवरव्यू हम देखना चाहते हैं कि पूरा सेल में ओवरव्यू क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, अगर हम ओवरव्यू ऑफ द सेल को जानना चाहते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ के बारे में जानना होगा जो एनसीईआरटी ने भी स्पेसिफाई किया है और हम क्लास 9 में भी पढ़ के आए हैं। पहला जो है वो ऑनियन पील ऑफ द सेल। ठीक है, ऑनियन पील ऑफ द सेल, अगर आपको पता होगा कि अगर ये ऑनियन है, ठीक है, और उसमें जो छोटा सा परत दिखता है, लेयर दिखता है, ठीक है, वाइट कलर का, इसी को हम बोलते हैं ऑनियन पील। ठीक है, और ये ऑनियन पील क्या है? ऑनियन पील एक प्लांट सेल है। ठीक है, फिर बोला टूथपिक। टूथपिक आप जनरली यूज करते हैं, पार्टी में जाते हैं या घर पे ही यूज करते हैं। ठीक है, टूथपिक से जो क्या निकाला गया? चिक सेल निकाला गया। ठीक है, चिक सेल जो निकाला गया उसमें ये क्या है? ये एनिमल्स का है, क्योंकि ये ह्यूमंस का है तो ह्यूमंस आर एनिमल्स। ये जो निकाला गया उसके बाद उसे क्या देखा गया? जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा गया
ठीक है। जब ये दोनों सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसे पहला चीज जो ऑनियन पिल में ऑब्जर्व हुआ वो हुआ सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल था तो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग तो सेल वॉल मिला, ठीक है। दूसरा पहला चीज जो एनिमल सेल में देखा गया वो मिला डेंस जो उसके पास था, घना पार्ट जो दिखा वो था सेल मेम्ब्रेन, या उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज़ उसे ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। दूसरा चीज़ जो इसे यहाँ ऑब्जर्व हुआ वो हुआ न्यूक्लियस ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेल के बारे में स्ट्रक्चर क्लास 9 में पढ़े हैं तो हमारे पास ये जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल का ये पार्ट तो आपको पता होगा सेल वॉल है, और इसके साइड में जो पेरीफेरी में है वही इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर अगर सेम चीज़ें यहाँ पे भी उसे देखा गया, न्यूक्लियस यहाँ भी देखा गया, ठीक है। या हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उसमें कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। पहला चीज़ जो पाया जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। दूसरा चीज़ जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल पे वो पेरीफेरी में होते हैं, साइड में, क्योंकि उसका लार्जर पार्ट वैक्यूल से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर वो एनिमल सेल का बात करेंगे तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे पाए जाते हैं। ये आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि यहाँ से ओवरव्यू ऑफ द सेल में इसने ये देखा कि जो सेल का जो एक्सपेरिमेंट, जो 2 एक्सपेरिमेंट हमने करके आए हैं क्लास 9 में, ऑनियन पिल वाला तो किया ही होगा, चिक सेल पे नहीं किए होंगे तो फिर भी यहाँ पे उसे स्ट्रक्चर पे आकर आपको दिखाते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसे देखा गया कि जो ऑनियन पिल में उसे जो देखा गया, ये जो मिला स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप में हम देख रहे थे तो हमें मिला जो आउटर मोस्ट कवरिंग था वो था सेल वॉल, ठीक है। फिर जो सेंटर पे उसे पेरीफेरी पे मिला, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है, ये जो सेल है एक सेल, उस पर ये न्यूक्लियस जो पार्ट दिख रहा है वो तो पेरीफेरी पे है, सेंटर पे है नहीं। लेकिन अगर सेम चीज़ें अगर ये चिक सेल का देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवरिंग में, फिर न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन है, ऐसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लिखा गया, और इसमें देखो जो लार्जर पार्ट है वो साइटोप्लाज्म भी लिखा है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखा है, न्यूक्लियस भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये डिफ्रेंशिएट आप कर पाएँ कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कुछ बेसिक फीचर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू जानने से पहले ये भी कहा, ठीक है। तो ओवरव्यू जानने से पहले ये भी कहा। अब जो आगे जाके हम देखना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कोई भी सेल्स को उठा ले, ठीक है, तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे एक चीज़ वर्ड आया है, क्या वर्ड आया है, अगर यही डायग्राम को हम फिर से उठा लें यहाँ पे एनिमल सेल का, तो ये जो पार्ट हमें देखने को मिला क्या क्या लेवल किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है, ये जो पार्ट हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमें देखा गया ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो पार्ट है वो तो न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में भी कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होता है। अभी हम सिंपल न्यूक्लियस के बारे में बात करें। फिर ये जो पार्ट जो हमें दिख रहा है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यानी कि सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है या मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर जो से हमें दिख रहा है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है उस साइटोप्लाज्म के अंदर में अगर हम जाने तो हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइजोसोम्स होंगे, गोल्गी बॉडीज होगा, ठीक है, वैक्यूल्स होगा,
और क्या होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स होगा, ये सारे पार्ट हमारे पास होंगे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो भी एक न्यूक्लियस है, अगर हम यहाँ पे भी बात करें, न्यूक्लियस में भी एक कवरिंग है, मतलब न्यूक्लियर में भी एक मेम्ब्रेन का कवरिंग है। अगर ये याद बोले कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये बोले सेल का बाहर वाला कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, वो बना हुआ है लिपिड से। ठीक है, तो मतलब जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स को छोड़ के, क्योंकि राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहे हैं। वही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास, वो भी लिपिड्स के ही बने होंगे। ठीक है, और जो ये लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को हेट करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये भी आउटसाइड द इन्वायरमेंट का है, और ये सेल के अंदर में ये अलाउ करेगा कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाए या कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाए। तो उस चीज़ में क्या है, लिपिड्स के ही बने हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हम पढ़े अभी तक, कि यहाँ पे जो कवरिंग मिला हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में, और सारे साइटोप्लाज्म में भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अगर हम डायग्राम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। उस जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, अब दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में भी जो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, अगर हम यही पार्ट को यहाँ पे जूम करके बनाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बाद ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस का लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं न्यूक्लियस में जो कवरिंग किया हुआ है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर में कोई सब्सटेंस अंदर जाएगा उसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में? अगर हम फिर से बोले तो यहाँ पे अगर हम बोले तो क्या होता है, पूरा को न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर में कुछ अलाउ करेंगे सब्सटेंस अंदर जाने के लिए, उसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर में भी एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कवरिंग देता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के अंदर में हमारे पास न्यूक्लियोलस है और उसके अंदर में क्रोमेटिन है। फिर थोड़ा सा बाहर आए तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी पाया जा रहा है। फिर वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होंगे और एनिमल सेल में छोटे होंगे या अब्सेंट होंगे। फिर राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे। फिर आपके पास जो लाइजोसोम्स है, ठीक है, वो एनिमल सेल में पाया जाता है, आप पढ़े होंगे, जिसे हम सुसाइडल वैक कहते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी दोनों में पाया जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सेंट्रियोल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो अलग है, जो हमें इस क्लास में पूरे मतलब इस चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ना है। जो सेल डिवीजन में मदद करेगा वो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में हमने ये बताया कि सेल का आउटर स्ट्रक्चर, जो आउटर व्यू था, ठीक है, आउटर व्यू के बारे में यहाँ तक बताया। अब अगर हम फ्लो चार्ट में समझे कि क्या है, तो यहाँ पे जो ओवर व्यू है पूरा सेल का, उस सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब अच्छे से समझने के लिए। पहला रखा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।
ये पूछेंगे, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो पीछे ही समझ लेते हैं, ये पार्ट को मिटा लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा है हमारे पास यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर बायोलॉजी को आपको समझना है तो जितने सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं ना, उसी में आंसर होता है। जैसे अगर यही वर्ड को हम ब्रेक करें, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा प्रो, दूसरा होगा कैरियोट्स। इसको अगर ब्रेक करते हैं, यू, दूसरा होगा कैरियोट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें, प्रो मतलब हो जाता है प्रीमेटिव और बिफोर, या बोलते हैं प्रीमिटिव, ठीक है। और कैरियोट्स मीन्स हमेशा होता है न्यूक्लियस। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होंगे या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव या बिफोर या अब्सेंट होगा, उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर हम यूकैरियोटिक, मतलब यू मतलब ट्रू और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। हमने अभी स्ट्रक्चर में भी आपको समझाया कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होंगे। तो वही चीज़ को यहाँ समझना है, तो हमने क्या किया, ओवरव्यू को फ्लो चार्ट में ये समझा रहे हैं कि अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, मीन्स जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, आपके पास बैक्टीरिया एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, जैसे अगर मान सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी ये क्या है, कवरिंग है, तो क्या है कि मेम्ब्रेन का कवरिंग है, मतलब इन्वेलप है, तो उसमें जो कवरिंग है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, या इसमें बोला नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। अब यूकैरियोटिक जो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, तो उसमें क्या होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होंगे और कुछ नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। जैसे अगर कुछ नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होंगे, जो होंगे राइबोसोम, जो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरा होंगे सेंट्रोसोम, जो सेल को डिवाइड करेंगे, अभी हमने डायग्राम में आपको बताया है। फिर बोलते हैं कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे। फिर साइटोप्लाज्म भी होंगे, ठीक है, डीएनए भी होगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। और राइबोसोम्स जो होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, वो एक नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म में खुद से राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा। तीसरा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। ये बात आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के तौर पे आपको आ सकता है कि यहाँ पे आपको ये याद रखना कि राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि खुद राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाएंगे, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। फिर अगर और अच्छे से जानना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल का डाइवर्सिटी है। सेल का डाइवर्सिटी में आपको ये याद रखना है कि सेल को हमने अच्छे से समझने के लिए उसे क्या किया, सेल के साइज पे क्या बोले, सेल का डाइवर्सिटी मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या होगा, सेल जो होंगे उस डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के पाए जाएंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, कोई रेगुलर शेप होगा कोई इरेगुलर शेप होगा। उसी को समझाया जा रहा है कि पहला पार्ट है वो है सेल का साइज के बेसिस पे। अगर सेल का साइज के बारे में जानना है तो आपको ये वर्ड को आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर सेल का अगर साइज के बारे में जानना है तो उसे मेजरमेंट के लिए हमें याद रखना होगा कि जो हम सेल जो है वो बहुत छोटे होते हैं,
कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को हम मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर 10 टू द पावर अगर बहुत छोटा सेल होगा तो उसे हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, ठीक है। तो या आपको ये याद रखना है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर -3 मीटर, इतने छोटे होते हैं। और अगर हमसे बोला 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 टू द पावर -6 होता है। अगर 1 नैनोमीटर होगा तो 10 टू द पावर -9 होगा, ठीक है। और अगर 1 पिकोमीटर होगा, ठीक है, पिकोमीटर होगा तो उसे हम बोलेंगे 10 टू द पावर -12, और इसी को एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो सेल का साइज है छोटे भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का सेल का साइज बहुत बड़े होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म का सेल का साइज बहुत छोटे होंगे। जैसे अगर हम बोले लार्जेस्ट सेल देखा जाए तो वो तुम्हारे पास होंगे ऑस्ट्रिच का एग। अगर ऑस्ट्रिच का एग होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो 170 × 135 इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। किसमें? मिलीमीटर में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने बड़े साइज होंगे। फिर अगर सबसे छोटा बात करें तो हमारे पास है बैक्टीरिया का सेल। बैक्टीरिया का सेल कितना लिखा है? 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज है। एनसीईआरटी में कभी कभी एमसीक्यू या एनसीईआरटी में आपसे ये पूछ सकता है द साइज ऑफ द बैक्टीरिया क्या है। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल एक और बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है 3 माइक्रोमीटर, आपको ये याद रखना होगा। फिर अगर हम खुद का सेल के बारे में देखें, एनिमल्स ह्यूमंस का देखें, तो सबसे बड़ा सेल होता है लॉन्गेस्ट सेल, 9 सेल होते हैं। फिर अगर हमारा सबसे छोटा सेल्स का बारे में बात करें तो हमारे पास है आरबीसी का सेल, जिसे 7 माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में आपको याद रखना है, ठीक है, माइक्रोमीटर में ये आपको याद रखना है। तो ये अगर उसके अलावे एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम जो है बहुत को स्किप कर देता है। क्वेश्चन कभी कभी डायग्राम दे देता है और आपसे साइज पूछता है, जिसमें अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक का साइज बात करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, जो यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा है एनसीईआरटी ने। वायरस के बारे में बोला 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। फिर अगर पीपीएलओ का बोल रहे हैं तो 0.1 माइक्रोमीटर। अगर एक बैक्टीरिया के बोले तो 1 to 2 माइक्रोमीटर आपको याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी का डायग्राम को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है डायग्राम को देकर, तो आप वहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्ड में या लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया है, भले ही वो डायग्राम दे चुका है, लेकिन हम उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको ये पार्ट याद रखना है। सेल का डाइवर्सिटी में पहला हमने सेल का साइज के बारे में पढ़ा। सेल का साइज में सबसे बड़ा अगर हम लॉन्गेस्ट सेल बोले तो ऑस्ट्रिच का एग है, जो साइज आपको 170 × 135 माइक्रोमीटर याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर, उसमें मिलीमीटर था, सॉरी। फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल जो था वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। फिर लॉन्गेस्ट सेल हमारे पास नर्व सेल है, आपको याद रखना है। फिर आरबीसी का हमारा सबसे छोटा सेल आरबीसी होता है 7 माइक्रोमीटर। फिर आते हैं यहाँ पे स्पेसिफाई करके एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप समझिए पहले क्या लिखा हुआ है। कि यहाँ पे देखिए कि साइज दिया हुआ है। अगर हम एक छोटा सा नॉन लिविंग का बात करें, एक एटम जो होता है उसका साइज दिया हुआ है। फिर वो अमीनो एसिड का दिया हुआ है। फिर आपके पास प्रोटीन का, वायरस का, क्लोरोप्लास्ट का, बैक्टीरिया का, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल। देख सकते हैं कि ह्यूमन सेल जो है यहाँ से यहाँ है। अभी हमें एग्जैक्टली क्या बताएं, 7 माइक्रोमीटर है। फिर फ्रॉग सेल, एंट का, ह्यूमन का 1 मीटर होता है। फिर वेल का 10 मीटर होता है सेल का साइज। और यहाँ पे आपको ये चीज़ गौर करना है कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर सेल का साइज नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर के बीच में रहेगा तो उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर सेल का साइज अगर नॉर्मल 100 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक या सेंटीमीटर तक आता है तो उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और अगर साइज हमारे पास
ह्यूमन एग है, यहाँ से अगर बात करें 7 माइक्रोमीटर टू अगर हम बोले 1 किलोमीटर तक होता है, उसे हम नेकेड आई ह्यूमन से देख सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर है हमारे पास शेप ऑफ द सेल। अगर साइज के बारे में जान सके तो शेप ऑफ द सेल भी हमें याद रखना होगा। और शेप ऑफ द सेल जो है यहाँ पे ये अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। अगर हम खुद का सेल के बारे में देखेंगे तो हमारा खुद में जो है आरबीसी सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, मसल सेल होते हैं, सबका अलग अलग शेप है। तो यहाँ पे ओवरऑल दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा डिस्क शेप जो हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, पॉलीगोनल शेप, क्यूबाइडल शेप, इरेगुलर शेप, थ्रेड लाइक शेप, ये सारे शेप होते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड को भी, ये जो डायग्राम दिया हुआ ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम को भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अगर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ये क्या है, राउंड और बाइकॉन्केव शेप का है, इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर अगर डब्ल्यूबीसी देखिए तो अमीबॉइड बोलेंगे या हम बोल सकते हैं इरेगुलर शेप का आता है। फिर अगर हम मसल्स का कॉल्यूमिनर इपिथेलियल बोले तो लॉन्ग और नैरो शेप के होते हैं। फिर अगर नर्व सेल्स का बोले तो ब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं। और अगर हम ट्रैकिड सेल्स बोलेंगे प्लांट सेल्स का, ठीक है, जो जाइलम एंड फ्लोएम में पाया जाता है, उसमें इलोंगेटेड होते हैं। और मीजोफिल सेल जो लीव्स का कवरिंग अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखते हैं तो उसमें जो पार्ट देखा जाता है वो राउंड या ओवल शेप के होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पे ऑर्गेनेल जो हमने पढ़ रहे हैं, जितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ये सारे चीज़ें जो हम पढ़े उसमें आपको यह याद रखना है, कुछ जो होते हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, उसमें कोई भी कवरिंग नहीं होता है। दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होंगे, कुछ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होंगे, जिसे हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू चाहे स्कूल लेवल का हो चाहे आपका नीट लेवल का हो, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नॉन मेम्ब्रेनस का बात करें तो हमने अभी जस्ट पढ़ के आया है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। और हमने अभी जस्ट बताया कि जो राइबोसोम्स है हमारे पास वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर सेंट्रियोल बताया जो सेल डिवीजन में मदद करेगा। न्यूक्लियोलस में बताया जो न्यूक्लियस के अंदर में जो डॉटेड स्ट्रक्चर था जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं, उसमें भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ये 3 चीज़ याद रखना है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंगल मेम्ब्रेन्स होते हैं, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और वेसल्स, ठीक है। फिर अगर बोले डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, प्लास्टिड्स जो क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होते हैं। ये सारे पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है नीट लेवल में, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है और इससे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख चुके होंगे कि इतना सारा स्ट्रक्चर ये बता चुके हैं हम। फिर हमने कुछ क्वेश्चन कराया और सारा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। यहाँ से आप पूछिए, अभी हम जस्ट पढ़ा के हैं तो यहाँ पे पूछा डैश लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल में आपको आंसर आप फट से दे सकते हैं कि एग ऑफ द सैलमेंडर या एग ऑफ द ऑस्ट्रिच है या नर्व सेल है या मीजोफाइल सेल है। आपको पता होगा, अभी बता के आए, ऑस्ट्रिच का एक लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। अब बोला जो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा कि अभी हमने बैक्टीरिया का भी एग्जांपल लिया, फिर हमने माइकोप्लाज्मा का बात किया और साइटोप्लाज्म भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा या ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो यहीं तक आज का सेशन रहेगा जिसमें हमने आज का इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा और एनसीईआरटी को आप घर में जाके 10 मिनट या 15 मिनट निकाले, उसी में आपका लाइन बाय लाइन यहीं से सारा चीज़ मिलेगा। हमने क्वेश्चन भी आपसे करवाया। उसके बाद कल का सेशन जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में आएंगे और यूकैरियोट्स में हम लोग बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।